नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज एक बार फिर लंबी छुट्टियों के बाद मैं आप सबके सामने हाजिर हूं और एक क्राइम की खबर, एक क्राइम की चौंकाने वाली मिस्ट्री आप सबको सुनाने जा रहा हूं। और मैं आपको बताऊं कि बेशक मैं लंबी छुट्टी में था ज़रूर, लेकिन ये कोई मेरे लिए खुशी का मौका नहीं था, बल्कि मेरे परिवार में एक गमी थी। एक परिवार के सदस्य का निधन हो गया था, जिसके बाद मैं छुट्टी पर बाहर गया था और अब मैं हाजिर हो गया हूं। और आई होप कि इसके बाद से रेगुलर आप लोगों की खिदमत में मैं यहां रहूंगा। तो आज जो वाक़या, जो कहानी मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूं, उसका ताल्लुक़ राजस्थान से है। राजस्थान के सुदूर बाड़मेर ज़िले से। सुदूर बाड़मेर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाड़मेर जो है बिल्कुल राजस्थान का बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है, जो पाकिस्तान से लगता है। और जिसे कहते हैं ना, राजस्थान में भी कुछ इलाके जो है वो फुल्ली डेजर्ट के नहीं हैं, लेकिन बाड़मेर एक ऐसी जगह है या जैसलमेर एक ऐसी जगह है जहाँ की जो भूमि है वो ज़्यादातर जो है वो रेतीली है और यहाँ आबादी का घनत्व जो है वो आमतौर पर दूसरे ज़िलों के मुकाबले थोड़ा कम भी है। तो ये घटना यहीं बाड़मेर की है, बाड़मेर के बाखासर पुलिस स्टेशन की। बेसिकली बाखासर पुलिस स्टेशन में एक शख्स पहुँचता है 12 मई को। इसी साल की बात मैं बता रहा हूँ, इसी महीने की बात, 12 मई। एक शख्स पहुँचता है जिसका नाम है सेंधाराम, और सेंधाराम पुलिस स्टेशन पहुँचकर ये बताता है कि उसका भाई, जिसकी उम्र 25 साल है और नाम है गोकलाराम, वो पिछले 2 दिनों से गायब है। यानी 10 मई को गोकलाराम अपने घर से निकला था और इसके बाद वो लौट कर नहीं आया। सेंधाराम ने पुलिस को ये भी बताया कि उन्होंने अपने तौर पर अपने भाई को ढूंढने की बहुत कोशिश की, तमाम नाते रिश्तेदारों से पूछा, जो दोस्त यार उसके हैं उनसे उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन गोकलाराम के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। शिकायत करने वाले शख्स का ये भी कहना था कि उनका जो भाई है गोकलाराम, वो अपने घर से अहमदाबाद जाने की बात कहकर निकला था। दरअसल गोकलाराम अहमदाबाद में ही कहीं काम करता था, किसी कंपनी में, और वो छुट्टियों पर घर आया था, लेकिन इसके बाद उसकी वापसी का वक्त था और वापसी के लिए ही वो अपने घर से बाहर निकला था। लेकिन इसके बाद हुआ ये कि वो अहमदाबाद भी नहीं पहुंचा, क्योंकि उसका मोबाइल फ़ोन तो स्विच ऑफ हो चुका था। ऊपर से जब 2 दिन गुजर गए और वो अहमदाबाद नहीं पहुंचा, तो अहमदाबाद में जो उसका ओनर कह लें या कह लिए एम्प्लॉयर, जो उसका एम्प्लॉयर था, उसने इनको फ़ोन भी किया था कि अरे गोकलाराम अभी तक आया नहीं, क्या बात है। तो कहने का मतलब ये कि निकला तो अहमदाबाद के लिए था, लेकिन वहाँ पहुँचा नहीं, रास्ते से ही कहीं गायब हो गया, और ऐसे गायब हो गया कि किसी को ढूंढे नहीं मिल रहा था। मामला गुमशुदगी का था, लेकिन अपने आप में जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन थे वो अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहे थे, और इसके पीछे आगे जो कहानी निकल कर सामने आई उसने वाकई तमाम लोगों को, यहाँ तक कि इस मामले की तफ्तीश कर रहे पुलिस वालों को भी चौंका दिया। खैर, मैं और आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपको ये एक बात बताऊं कि कुछ ऐसी ही कहानी आप कुकू एफएम के ऐप पर भी सुन सकते हैं, जिसमें एक ऑडियो बुक है, नाम है पूनिया मर्डर केस। इस पर जाकर आप ये ऑडियो बुक सुन सकते हैं और ये कहानी भी आपको बहुत चौंकाएगी, ऐसा मेरा दावा है। कुकू एफएम देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जिसके 15 लाख से ज्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं और यहां हर महीने 4200 प्लस घंटे के कंटेंट के साथ बढ़ रहा है। कुकू एफएम ऐप पर 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक हैं, जिन्हें आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, हिंदी में सुन सकते हैं। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, तमाम बुक्स हैं। क्राइम तक फैमिली के लिए इस वक्त एक खास ऑफर है। कुकू एफएम ऐप के पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर पूरी क्राइम तक फैमिली के लिए 50% डिस्काउंट है। यानी पहले महीने के लिए मात्र 49 रुपए में आपको 10,000 ऑडियो बुक्स का ऐसा खजाना मिल सकता है, जिसे आप जहां चाहे वहां सुनकर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। क्राइम तक फैमिली के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करना होगा और कूपन कोड CRIME50 लगाना है, जिससे पूरी फैमिली को 50% डिस्काउंट के साथ 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन 49 रुपए में 1 महीने के लिए मिलेगा। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने, जब गोकलाराम की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की, उसके बाद पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू की। और छानबीन करने के बाद पुलिस ने तमाम नाते रिश्तेदार, घर वालों से भी पूछताछ की और ये जानने की कोशिश की कि गोकलाराम का किन के साथ उठना बैठना है, किससे दोस्ती दुश्मनी है, और छुट्टियों में वो कब आया था, कब उसकी वापसी थी। तमाम जानकारी पुलिस ने जुटाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को कोई बहुत
इस तरह की कोई कंक्लूसिव या बहुत कोई चौंकाने वाली जानकारी नहीं मिली जिससे गुमशुदगी के इस राज पर से पर्दा उठ पाता। ऐसे में फिर बाड़मेर पुलिस ने यह तय किया कि वो गोकलाराम के मोबाइल फ़ोन की जांच करेगी और ये पता करने की कोशिश करेगी कि मोबाइल फ़ोन में उसकी किस किस से बात हो रही थी और वो लास्ट टाइम पर कहाँ था, मोबाइल फ़ोन अगर वो लेकर गया तो मोबाइल फ़ोन का ट्रैवलिंग का डायरेक्शन क्या था। ये सारी चीज़ें अब बाड़मेर पुलिस को पता करनी थी और पुलिस ने इसी इरादे से जब मोबाइल फ़ोन की CDR, जिसे हम कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी कहते हैं, वो जब निकाली और उसकी जांच की तो पुलिस को एक चौंकाने वाली बात नज़र आई। पुलिस ने यह देखा कि वो बेशक बाड़मेर से निकला तो था अहमदाबाद के लिए, लेकिन अहमदाबाद न जाकर वो किसी और दिशा में चला गया था। मोबाइल फ़ोन ये बता रहा था कि बाड़मेर के बाखासर इलाके से वो राजस्थान के ही सांचौर जाने वाली एक बस में सवार हुआ था और सांचौर तक वो गया भी था, लेकिन सांचौर जाने के बाद उसने बस बदलकर अहमदाबाद की सवारी या अहमदाबाद की बस नहीं ली, बल्कि इसके बाद सांचौर से उसका डायरेक्शन चेंज हो गया और वो गया पहले डीसा, डीसा के बाद पालनपुर और पालनपुर के बाद माउंट आबू। तो कुछ इसी डायरेक्शन में उसका मोबाइल फ़ोन ट्रैवल कर रहा था। ये चीज़ जो है वो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई और ये अपने आप में एक अजीब बात थी कि एक आदमी जाना कहीं है और जा किसी और दिशा में रहा है। इसके पीछे क्या रहस्य है ये पुलिस जानना चाहती थी और पुलिस को ये भी बात समझ में आ गई कि चूंकि माउंट आबू की तरफ जाकर उसका मोबाइल फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ हो गया, तो हो सकता है कि उसका लास्ट लोकेशन उसी आबू रोड या माउंट आबू के इलाके में हो, ऐसा पुलिस को लगने लगा। लेकिन पुलिस अभी इसकी तस्दीक करना चाहती थी और ये जानना चाहती थी कि वाकई वो खुद अपने मोबाइल फ़ोन के साथ इस इलाके में ट्रैवल कर भी रहा था या फिर वो कहीं और चला गया, मोबाइल फ़ोन उसका कोई और लेकर चला गया। कुल मिलाकर मामला अभी तक कॉम्प्लिकेटेड था। ऐसे में पुलिस ने अब तय किया कि थोड़ा और जानकारी गोकलाराम के परिवार के बारे में पुलिस जुटाए और ये पता करने की कोशिश करे कि इस घटना के पीछे, गोकलाराम की गुमशुदगी के पीछे आखिर क्या रहस्य हो सकता है। कुछ इसी इरादे से पुलिस ने गोकलाराम की जो बीवी है, जिसका नाम है मांगी देवी, पुलिस ने मांगी देवी के मोबाइल फ़ोन की भी जांच चालू की और जब पुलिस ने मांगी देवी के मोबाइल फ़ोन की जांच की तो पुलिस को एक और शॉकिंग इन्फॉर्मेशन मिली, एक और चौंकाने वाली बात पता चली। पुलिस ने ये नोटिस किया कि 10 मई को जब गोकलराम अपने घर से निकला था उस दिन और उसके बाद से लगातार 2-3 दिन जब तक ये रिपोर्ट दर्ज हुई थी तब तक उसकी बीवी मांगी देवी पन्ना राम नाम के किसी शख्स से लगातार मोबाइल फ़ोन पर बहुत फ्रीक्वेंटली बात कर रही थी। मतलब घड़ी घड़ी बात कर रही थी और लंबी बातें कर रही थी। आमतौर पर कोई भी इंसान किसी से इतनी बातें तभी करता है जब वो या तो कोई काम को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो या फिर उन दोनों के बीच में कोई बहुत ही घनिष्ठ संबंध हो, चाहे वो संबंध बाप बेटे का ही क्यों ना हो या मित्रों का हो या फिर कोई प्यार मोहब्बत का हो, लेकिन घनिष्ठता उस संबंध में होनी चाहिए, तभी इतनी ज़्यादा बातचीत होती है। या फिर कोई बहुत, जैसे कहते हैं ना कि किसी ऑपरेशन में लगा हो, किसी टास्क को पूरा करने में लगा हो, तब इतनी ज़्यादा बातचीत होती है। तो यहाँ मांगी देवी किसी पन्ना राम से बात कर रही थी और वो भी आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण पृष्ठभूमि की एक महिला किसी आदमी से, अपने पति से अलग किसी आदमी से इतनी ज़्यादा बातचीत कर रही है, तो यहाँ पुलिस का शक जो है वो गहराना लाजमी था। अब पुलिस ने ये जो पन्ना राम है, मांगी देवी को तो पुलिस ने कुछ नहीं किया, ना पूछा ना कोई बात की, लेकिन मांगी देवी के मोबाइल की CDR से जो पन्ना राम नाम के आदमी के बारे में पुलिस को पता चला, पुलिस ने अब इस पन्ना राम के मोबाइल फ़ोन की जांच शुरू की। और जब पुलिस ने इस फ़ोन की जांच शुरू की तो पुलिस थोड़ा और हैरान हुई। एक एक करके सारी कड़ियां जो है अब जुड़ती जा रही थी। पुलिस ने यह देखा कि जिस रोज़ यानी 10 मई को गोकलराम बाखासर से निकलकर सांचौर गया था और फिर सांचौर से डीसा, पालनपुर, आबू रोड की तरफ गया, इत्तेफाक से 10 मई को ही ये जो पन्ना राम नाम का आदमी है उसकी भी लोकेशन सांचौर में थी, फिर सांचौर से डीसा, पालनपुर और आबू रोड की तरफ थी। और इत्तेफाक ये भी था कि जिस टाइम फ्रेम में पन्नाराम का मोबाइल फ़ोन इन पर्टिकुलर रास्तों पर, इस डायरेक्शन पर ट्रैवल कर रहा था, ठीक उसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में गोकलराम का मोबाइल फ़ोन भी ट्रैवल कर रहा था। यानी जो मांगी राम गोकलराम की बीवी थी, उसका जो जानकार था, उस जानकार के साथ गोकलराम दोनों लगातार एक ही डायरेक्शन पर ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन पन्ना राम जो है वो अपने घर में मौजूद था, लेकिन ये गोकलराम उसका कोई नामो निशान नहीं था। अब पुलिस ने जब ये सारी
इन्वेस्टिगेशन कर ली और पुलिस को ये यकीन हो गया कि गोकल राम की गुमशुदगी से पन्ना राम का कोई ना कोई लेना देना ज़रूर है, तो फिर पुलिस ने पन्ना को उठा लिया और उठाने के बाद उससे पूछताछ की। पहले उसने हिला हवाली की, लेकिन जब पुलिस ने उससे सख्ती की और उसे बहुत, जिसे कहते हैं कि सस्टेन्ड इंटरोगेशन किया, तो पन्ना राम ने ये कबूल कर लिया कि गोकल राम अब इस दुनिया में नहीं है। उसने ये मान लिया कि उसने गोकल राम को सिर्फ गायब ही नहीं किया है बल्कि उसकी हत्या कर दी है, और हत्या करने के पीछे की वजह यह है कि वो गोकल राम की बीवी मांगी देवी से प्यार करता है, मांगी देवी भी उससे प्यार करती है और वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। और चूंकि गोकल राम इन दोनों के प्यार के रास्ते में रोड़ा अटका रहा था और एक जाहिर है एक पति के रहते हुए वो उसकी बीवी दूसरी शादी तो नहीं कर सकती थी, तो एक तरह से अपने प्यार के रास्ते का कांटा हटाने के लिए पन्ना राम ने उसकी बीवी मांगी देवी के साथ मिलकर गोकल राम के हत्या की साजिश रची थी। ये बात शुरुआती पूछताछ में पन्ना राम ने कबूल भी कर लिया और पन्ना राम ने यह बताया कि इस कत्ल की घटना को उसने अकेले अंजाम नहीं दिया, बल्कि उसके साथ उसका एक दोस्त भी था जो इस मर्डर केस में उसके साथ इन्वॉल्व था, और उन दोनों ने मिलकर, मांगी देवी के इशारे पर उन दोनों ने मिलकर पहले जो है वो गोकल राम को अगवा किया और अगवा करने के बाद उसकी हत्या कर दी। अब जब उसने ये सारी बातें बताई तो उसने ये भी बताया कि गोकल राम की जो डेड बॉडी है वो उन्होंने माउंट आबू की जंगली इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में फेंक दी है, और उसकी निशानदेही पर फाइनली पुलिस ने, वन विभाग ने और वहाँ जो स्थानीय निकाय की टीम है, तमाम सरकारी महकमों की टीमों ने वहाँ जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया। और सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद जिस जगह पर ये पन्ना राम बता रहा था उसी जगह से एक शत विशत लाश जो है, बिल्कुल सड़ी गली और म्यूटिलेटेड डेड बॉडी जिसे हम कहते हैं, वो पुलिस ने वहाँ से बरामद की। लाश की हालत ऐसी थी कि उसकी पहचान कर पाना भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि शरीर के ज़्यादातर अंग जो है वो जंगली जानवर नोच कर खा गए थे। लेकिन जो गोकल राम का जूता था, जो उसके कपड़े थे, ये सारी चीज़ें रिमेन्स के तौर पर, अवशेष के तौर पर वहाँ बची हुई थी। और जब उसके परिवार के लोगों से और ख़ासकर उसके भाई सेंधाराम से इन चीज़ों को दिखाकर पहचान करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने पहचान लिया कि हाँ, ये सारे बिलोंगिंग्स जो है उसके भाई गोकल राम के ही हैं। यानी एक तरफ तो कातिल खुद अपनी ज़ुबान से कत्ल की बात कबूल कर रहा था, मोटिव भी बता रहा था, ये भी बता रहा था कि लाश कहाँ फेंकी है, और दूसरा इसकी तस्दीक करने के लिए जो मृत व्यक्ति था उसके घर के लोग वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने लाश के अवशेषों को देखकर पहचान लिया कि ये उनके परिवार के सदस्य की ही लाश है। इसके बाद पुलिस ने उन अवशेषों को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, और जब तफ्तीश हुई तो कत्ल का ये जो पूरा सीक्वेंस है वो इन कातिलों ने साफ साफ बताया। ये कातिल पहले से ही घात लगाए गोकल राम की हत्या करने की तैयारी में थे, इंतज़ार कर रहे थे, और इसी तैयारी के तहत वो जानते थे, चूँकि बीवी उनसे मिली हुई थी, तो बीवी तो जाहिर सी बात है किसी भी आदमी की सबसे, समझ लीजिए कि क्लोजेस्ट इंसान होती है, लाइफ पार्टनर जिसे हम कहते हैं। तो बीवी को सब पता था कि पति कहाँ जा रहा है, किस रास्ते से जा रहा है, रूट क्या है, बस क्या है, वो ये सारी जानकारी जो है अपने आशिक पन्ना राम को दे रही थी। और पन्ना राम तय प्रोग्राम के मुताबिक अपने एक दोस्त के साथ कार लेकर सांचौर बस स्टैंड में मौजूद था। बाखासर से जैसे ही ये गोकल राम बस में सवार हुआ और फिर सांचौर पहुंचा, सांचौर में पन्ना राम और उसके दोस्त ने गोकल राम को रिसीव कर लिया और उसे बातों में फंसाकर अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठा लिया। हो सकता है ये कहा हो कि वो भी अहमदाबाद जा रहे हों, तो आओ चलो साथ छोड़ दें, पता नहीं क्या झांसा दिया, क्या झूठ बोला, लेकिन जो गोकल राम था वो पन्ना राम और उसके दोस्त की बातों में आ गया और उनकी गाड़ी में बैठ गया। बैठने के बाद इन दोनों ने मिलकर उसे कोई नशीली चीज़ खिला दी, और जब वो बिल्कुल नशे में आ गया और एक तरह से आप कहें कि नशे की वजह से तकरीबन बेहोश हो गया, तो गला घोंटकर उसकी हत्या भी कर दी। और हत्या करने के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने फिर दूरी तय की माउंट आबू तक की, और इसके लिए जो रूट था वो वही था, डीसा, पालनपुर, आबू रोड और फिर आगे जाकर माउंट आबू, और फिर माउंट आबू की पहाड़ियों से उन्होंने उस लाश को नीचे फेंक दिया। पन्ना राम का ये इरादा था, ये सोचना था कि अगर ये लाश कभी बरामद ही नहीं होगी, जंगली जानवर खा लेंगे और लाश जंगल में बिल्कुल सड़ गल के ख़त्म हो जाएगी, तो फिर गोकल राम का कोई नामो निशान नहीं बचेगा, कोई उसको पूछने वाला भी नहीं होगा, और फिर वो बड़ी आसानी से अपनी प्रेमिका मांगी देवी से शादी कर लेगी। तो ये उसकी तैयारी थी, और इसमें बीवी भी शामिल थी, प्रेमी तो खैर था ही, और प्रेमी का एक दोस्त भी शामिल था जिसने इस पूरे कत्ल को अंजाम दिया।
लेकिन जो मोबाइल फ़ोन है, उस मोबाइल फ़ोन की वजह से इस कत्ल के मामले का खुलासा हो गया। और इस तरह से पुलिस ने तकरीबन 4 दिनों के अंतराल में, जब से वो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी 12 मई को, 12 मई को, उसके 4 दिनों के अंतराल में पुलिस ने इस कॉम्प्लिकेटेड मर्डर केस को सुलझा लिया और पुलिस ने बीवी, उसके प्रेमी और प्रेमी के दोस्त 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बस ये कहानी तो यहीं तक है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने इस प्रोग्राम के और इस कहानी के सिलसिले को फ़िलहाल ख़त्म करूं, आइए एक बार आपको रिमाइंड कर देता हूं कुकू एफएम के उस ऑडियो बुक के बारे में, जिस ऑडियो बुक में अच्छा खासा डिस्काउंट क्राइम तक फैमिली के लिए मौजूद है। क्राइम तक फैमिली के जो लोग हैं वो उस ऑडियो बुक में डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है और आप कूपन कोड के तौर पर crime50 जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस लिंक में जाने के बाद आपको 50% डिस्काउंट इस लिंक के ज़रिए अगर आप उसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलेगा। यानी जो 99 रुपये का सब्सक्रिप्शन है वो आपको सिर्फ 49 रुपये में मिल जाएगा। तो ये अपने आप में एक काफ़ी अच्छी बात है और मेरे हिसाब से आप लोगों को कुकू एफएम का ये ऑफ़र जो है वो ज़रूर ट्राई करना चाहिए, देखना चाहिए। आज चूंकि एक लंबे अंतराल के बाद मैं आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूं, तो जाहिर है कोई ऐसा प्रीवियस वीडियो नहीं है जिसमें आप लोगों ने कोई कमेंट किया हो और मैं उस पर कोई बात करूं या जवाब दूं। तो आज चूंकि ये सिलसिले की शुरुआत है, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि पहले की तरह प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है या जो आप सोचते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। मैं जब कल फिर हाजिर होऊंगा तो आप लोगों से इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करूंगा, बात करूंगा, कुछ आप में से कुछ लोगों के नाम भी पढ़ूंगा और हमारा जो 2 वे कम्युनिकेशन का सिलसिला है वो आगे यूं ही बरकरार रहेगा। तो फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।